अनु के घर से अपमानित होकर जब परमू अपने घर लौटी तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। ये आदमी कहाँ चले गए? हमेशा इस समय खाना खाकर सो जाते हैं। मैं नहीं हूँ तो अपने घमंड में शहर घूमने गए हैं क्या? आने दो, उसे सबक सिखाऊंगी। मेरे ऊपर से उसका डर ही खत्म हो गया है लगता है। इस परमू से पंगा लेने का अंजाम दिखाऊंगी। ऐसा बड़बड़ाते हुए परमू ने खिड़की के पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। वह आराम से कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी कि अब आगे क्या किया जाए। उसी समय काली घर लौटा। उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अरे घर तो खुला है, मैं तो ताला लगाकर गया था। सोचते हुए वह अंदर आया। अंदर परमू को देखकर एक पल के लिए वह डर गया, फिर अपने चेहरे पर सामान्य भाव लाकर अंदर गया और बोला, अरे परमू, इतनी जल्दी वापस आ गई? मुझसे बिछड़ कर रहा नहीं गया क्या? हाँ, हमारी शादी को नया नया ही तो हुआ है। तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है, देखो तो जरा। हाँ, पर तुम कहाँ गए थे? मेरे ना रहने पर मज़े से बाहर घूमने चले गए क्या? अरे परमू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे बिना मैं कहीं जा सकता हूँ भला? घर में रहना ही मुश्किल हो गया था, इसलिए सोचा कि थोड़ा बाहर घूम कर आ जाऊँ। अभी अभी ही घर से निकला था कि तुम आ गई। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मेरे परमू को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? क्या हुआ? काली ने पूछा। परमू ने रोते हुए वहाँ हुई सारी बात उसे बता दी। तुम जहाँ भी जाती हो अपनी जुबान से कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देती हो। काली ने मन ही मन सोचा, अगर जोर से बोलता तो परमेश्वरी उसे सच में स्वर्ग भेज देती। अरे परमू, तुमने सबके सामने उस लड़की को गलत बोलकर उसी घर में बसने का सपना भी तोड़ दिया। अरे मैंने क्या गलत किया? मैंने तो वही बोला जब वहाँ कोई नहीं था। मुझे क्या पता था कि वो अनुपमा आकर इस तरह मेरा सामना करेगी और मुझे घर से बाहर निकाल देगी। उसने यह बात आदि को बता दी तो मेरा सपना बस एक कदम दूर रह गया। कहते हुए परमू ने अपने गर्दन में पड़े निशान दिखाए। काली ने अंदर से तो खुशी महसूस की, लेकिन ऊपर से चिंता जताते हुए बोला, अरे परमू, ये तो बहुत गलत हुआ। उसे यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या करे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अनु भी मुझसे नाराज है। कुछ दिन बाद उससे बात करनी पड़ेगी। धीरे धीरे उसका मन बदलना होगा। जब बच्चा होगा तो बहाने से उस घर में रह सकूंगी। तुम्हें पता है वह घर कितना बड़ा है? बाहर से जितना भव्य दिखता है, अंदर से और भी ज़्यादा सुंदर और महंगा है। हर चीज़ लाखों की लगती है। मुझे तो ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिला और बाहर निकाल दिया। बच्चे के बहाने से वहाँ रहना शुरू कर दूंगी और धीरे धीरे उस सारी संपत्ति की मालकिन बन जाऊंगी। परमू ने अपने ख्वाबों का महल बुनते हुए कहा। हाँ, और वहाँ सब मेहनत करके तुम्हें देने के लिए बैठे हैं। काली ने मन ही मन तंज कसा। इधर क्लासरूम में टीचर ने कहा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सुबह सब इतने थके थके क्यों लग रहे हो? सब आ गए, वो भी फर्स्ट क्लास में। क्या हुआ? नींद आ रही है सर। क्यों, रात भर सोए नहीं क्या? कहीं फिल्म देखने गए थे क्या? आप भी मजाक करते हो सर। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिल्म देखने का टाइम मिलेगा क्या? रात भर जाग कर लिखना पड़ा सर। क्या लिखा बताओ? और क्या करते सर? वो राम सर कल असाइनमेंट दिया और आज ही सबमिट करने को कहा। अगर थोड़ा सा दिया होता तो ठीक था, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने को कहा कि पूरी किताब ही बन जाती। लगता है पार्ट टाइम में पब्लिशिंग का बिजनेस चला रहे हैं। रात भर लिखते रहे, एक पल भी नींद नहीं मिली। अब कॉलेज आ गए हैं तो नींद आ रही है सर। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सुनो। शायद तुम्हें एक बात का पता नहीं और हमें भी। वह आज ही सुबह पता चली है। हमारे कॉलेज के एक नया नियम लागू किया है। जब सेमेस्टर शुरू होता है, हम तुम्हें जो डायरी देते हैं उसमें सिर्फ छुट्टियों का रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि अब से उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट्स, इंटरनल मार्क्स, सबमिट करने की तारीखें, असाइनमेंट सबमिट की तारीखें और टेस्ट की तारीखें भी पहले से लिखी होंगी। सारी जानकारी उस डायरी में होंगी, तो तुम लोग उस डायरी को देखकर पहले ही अपना काम खत्म करके सही समय पर सबमिट कर सकते हो। अब से आखिरी मिनट पर असाइनमेंट देकर तुमसे ज़बरदस्ती लिखवाना या इंटरनेट से कॉपी करवाना नहीं होगा। ऐसी कोई भी समस्या अब आगे नहीं आएगी। इतना कहने के बाद सर ने बात खत्म की तो सारे स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगे, अरे वाह सर, हमारी कॉलेज ने ऐसा फैसला लिया है, यकीन नहीं हो रहा।
यह सिर्फ हमारी कॉलेज के लिए नहीं बल्कि इससे जुड़े सभी स्कूल और कॉलेजों के लिए है। सुपर सर, जिसने ये फैसला लिया है उसके लिए मंदिर बनवाना चाहिए, तो फिर तुम्हें आदित्य सर के लिए ही मंदिर बनवाना पड़ेगा। ये सुनते ही सबकी नज़रें अभी पर गई, जो चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। जैसे ही प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया, अभी को समझ आ गया कि ये सब आदित्य का ही काम है। उसके इस काम से अभी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबके सामने उसने कुछ नहीं कहा। प्रोफेसर के बाहर जाते ही स्टूडेंट्स ने अभी को घेर लिया। अभी सुपर, आदित्य सर तुमसे कितना प्यार करते हैं पता है, और नहीं तो क्या। अब देखो, तुम्हें रात भर जाकर लिखते हुए देखा तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा फैसला ले लिया। सच में सच्चा प्यार है। अरे हमें आदित्य सर को थैंक यू बोलना चाहिए, है ना? तुम लोगों भी कमाल करते हो। अभी तो उल्टा उसके घर जाकर उससे लड़ने की सोच रही होंगी। उसे ये सब कहने का तरीका पसंद नहीं आएगा। अरे अभी, कयाल ने जो कहा वो सच है क्या? किसी ने पूछा। अभी चुपचाप खड़ी रही। लगता है सही कहा था कयाल ने, क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं रही। सर ने तेरी मदद की तो इसमें क्या गलत है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुझे बिना पढ़ाई के ही डॉक्टर बना दिया, सिर्फ एक छोटे से असाइनमेंट में सपोर्ट ही तो किया है। देख, इस मदद से कितने सारे लोग खुश हैं। इसलिए प्लीज़ तू सर को कुछ भी गलत मत बोलना। ऐसा कोई तुझसे सच्चा प्यार करे तो तुझे उसे संभाल कर रखना चाहिए। इतना कहकर सब मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। आदि ने कमरे में कदम रखा और देखा कि उसकी प्यारी अभी गुस्से में चेहरा उठाए बैठी है, जो हमेशा उसकी मुस्कान से उसका स्वागत करती थी। आज शांत और नाराज बैठी थी। आदि को पता था कि उसने जो कल फैसला लिया था उसका यही नतीजा होगा, लेकिन फिर भी अभी का ऐसा चेहरा देखकर उसे तकलीफ हुई। अपना बैग नीचे रखकर वह जल्दी से उसके पास पहुंचा। अभी के सामने घुटनों के बल बैठकर उसने उसके दोनों हाथ थाम लिए। सॉरी अभी, मुझे पता है कि कॉलेज के उस बात पर मैंने जो फैसला लिया है वो तुम्हें पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। रात भर तुम बिना सोए, बिना कुछ खाए पिए असाइनमेंट लिखती रही। मुझसे ये सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। असल में इस मुद्दे पर पहले से कंप्लेंट्स आ रही थी कि प्रोफेसर लास्ट मोमेंट पर असाइनमेंट देकर स्टूडेंट को परेशान करते हैं। अगर स्टूडेंट्स नहीं लिखते तो इंटरनेट से कॉपी करने का आरोप भी लगाता है। मुझे भी पहले इसकी गंभीरता समझ नहीं आई, लेकिन कल रात तुम्हें इतनी मेहनत करते देख मुझे समझ आया, इसलिए मैंने यह फैसला लिया। सॉरी ना अभी, मुझे माफ़ कर दो। देखो, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? चॉकलेट ला कर दूँ, आइसक्रीम खिलाऊं, या फिर कहीं बाहर चलते हैं? फिर भी अभी ने कुछ नहीं कहा। अगर तुम चाहो तो मुझे 2 थप्पड़ मार लो या फिर मुझे कान पकड़कर उठक बैठक करवा लो, बस प्लीज़ नाराज़ मत हो, आदि ने कहा। और उससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, अच्छा करिए, अभी ने कहा। यह सुनते ही आदि बहुत चक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अभी उसे ऐसा करने को कहेगी। स्कूल के दिनों में भी उसने कभी उठक बैठक नहीं की थी, लेकिन आज अभी को मनाने के लिए वह तैयार हो गया। जैसे ही उसने उठक बैठक शुरू की, अभी घबरा गई और तुरंत उसके पास आकर उसे जोर से गले लगा लिया। अरे आप ये क्या कर रहे हैं दया? मैंने तो मजाक में कहा था, इसके लिए आप सच में उठक बैठक करेंगे? अभी ने उसे गले लगाते हुए कहा। आदि भी जोर से हंस पड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। क्यों हंस रहे हो? हंसो मत, अभी ने थोड़ा गुस्से में कहा। मुझे पहले से पता था पगली कि तुम मजाक कर रही हो, आदि ने हंसते हुए बोला। पता था फिर भी उठक बैठक करने लगे? मुझे तो लगा आप मेरे लिए कर रहे हैं, नहीं तो 100 बार उठक बैठक करवा दी थी। अभी ने नकली गुस्से से थोड़ा फेरते हुए कहा। मुझे पता है, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तुम्हारे लिए मैं हर तकलीफ सह सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कहा, आदि ने अभी को गले लगाते हुए कहा। अब तो गुस्सा खत्म हुआ ना? नहीं, अभी भी थोड़ा बचा है, अभी ने शरारत से कहा। तो फिर से उठक बैठक करूं? आदि ने हंसते हुए कहा और थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अभी ने उसे जोर से जकड़ लिया। सच बताऊं तो जब कॉलेज से यह बात सुनी तो आप पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मेरे दोस्तों ने आपकी तारीफ की, सबने कहा कि आपने सही किया, तब मेरा गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया।
उसके खुश चेहरे और आपकी बातें मेरे दिल का सारा गुस्सा मिटा गया। और सच कहूँ, आपसे प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया है। फिर भी आपको थोड़ा और तंग करने का मन कर रहा था, इसलिए ऐसे गुस्से का नाटक किया। अभी ने हंसते हुए कहा, बाकी तुम्हारे ऊपर मुझे कोई गुस्सा नहीं है। अब अगर चाहो तो थोड़ा सा प्यार दिखा दो। कहते हुए आदि अभी के होठों की ओर झुकने लगा, लेकिन अभी ने उसके होठों को अपनी उंगलियों से ढक दिया। मुझे पता है कैसे प्यार जताओगे, जाने दो बॉस। कहते हुए अभी ने आदि को पीछे धकेल दिया और हंसते हुए वह नीचे की ओर दौड़ पड़ी। आदि उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। कॉल उठाते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कुछ निर्देश दिए और कॉल काट दिए। उधर परमू अपने सामने रखे पैसों के बंडल को उदासी से देख रही थी। अगर और दिनों की बात होती तो शायद ये पैसों के बंडल देखकर उसे खुशी होती, लेकिन आज कुछ अलग था। परमू और काली लोगों को उधार पर बहुत ऊंचे ब्याज पर पैसे देते थे, जिसे मीटर ब्याज कहते थे। तो लोग मजबूरी में उनसे पैसे उधार लेते। वे ब्याज चुकाते चुकाते थक जाते। अगर कोई कर्ज चुकाने भी आता तो वो और ज़्यादा पैसे मांगकर उन्हें और ज़्यादा फंसा देते। ये सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोग होते थे, जिनकी उधारी अधिकतर 1,000 से 30,000 तक होती थी। लेकिन उन गरीबों के लिए यह रकम लाखों के बराबर होती। मजबूरी में लिया गया कर्ज, जिसे चुकाने के लिए उनकी पूरी जिंदगी लग जाती। परमू को उन पैसों से ज़्यादा इस बात का गर्व होता कि लोग उससे डरते थे और उसे इज्जत देते थे। लोगों का डर और सम्मान देखकर उसे लगता कि जैसे वह कोई करोड़पति या देवी हो। जब राजा ने परमू पर शक किया और उसकी जांच पड़ताल शुरू की, तो जिन लोगों ने उससे कर्ज लिया था वे डर के मारे उसे भगवान की तरह पूजते रहे। राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। ऐसे ही जिस दिन लोग उसे डरते थे, आज वे सर उठाकर उसकी ओर देख रहे थे। वे लोग साहस के साथ आए और उसका सारा ब्याज समेत पैसा लौटा दिया। क्या परमू इसे यूं ही जाने देती? उसने सोचा था कि अगर वे लोग कर्ज लौटाने भी आएंगे तो वह उनसे बड़ा भारी ब्याज मांगेगी, फिर वे माफ़ी मांगते हुए उसके आगे झुकेंगे। यह सोचकर उसने उन्हें घमंड से देखा, लेकिन वे लोग तो उससे और ज़्यादा पैसे देकर और भी अकड़ में चले गए। यह देखकर परमू को कुछ समझ नहीं आया। क्या परमू, ये लोग आराम से आकर पैसे देकर चले गए, वो भी तुम्हारे भारी भरकम ब्याज के साथ? इन्हें इतना पैसा कहाँ से मिल गया? ये तो अपने खेत मकान सब बेच चुके थे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और देखा इनका घमंड, चाहे ये जितना भी इतराएं, लेकिन कल जब किसी को ज़रूरत होगी तो फिर मेरे पास ही आएंगे। तब इन्हें मैं अच्छी तरह दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। परमू यह कह ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। लगता है फिर कोई आया होगा। काली ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और देखते ही दंग रह गया। कौन आया है? ऐसे क्यों खड़े हो जैसे भूत देख लिया हो? परमू ने बाहर झांका और हक्का बक्का रह गई। उसके दरवाजे पर 4 पुलिस वाले खड़े थे। अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए परमू बोली, क्यों डर रहा है? ये लोग राजा से मिलने आए होंगे। आइए साहब, अंदर आइए। किस काम से आए हैं? राजा तो यहाँ नहीं है। वो यहाँ कैसे होगा? वह तो यहाँ ही खड़ा है, एक पुलिस वाले ने कहा, और बाकी लोग किनारे हो गए। उनके पीछे पुलिस की वर्दी में राजा खड़ा था। आओ राजा, ये तुम्हारे दोस्त है क्या? घर पर दावत खाने आए हैं क्या? अरे जाओ रे, एक बकरा और मुर्गा लेकर आओ। हम यहाँ दावत खाने नहीं बल्कि तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? परमू और काली दोनों के चेहरे पर जैसे बिजली गिर पड़ी। पिछले साल सुरेश ने आत्महत्या की थी, याद है ना? उनकी मौत का कारण तुम्हारा उस कर्ज के ऊपर कर्ज लगाकर उसे परेशान करना ही है। हमें इस बारे में शिकायत मिली है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। राजा किसी के कहने पर ही गिरफ्तारी करने आ गए क्या? मैं तेरी माँ हूँ। मैं किसी की भी बातों पर बिना जांचे परखे विश्वास करने वाला मूर्ख नहीं हूँ। सबूत मिले हैं तभी यहाँ आया हूँ। मेरे लिए काम से पहले मेरा परिवार है, और तुमने कभी भी माँ जैसा बर्ताव नहीं किया, इसलिए तुम्हारे लिए यह ड्रामा काम नहीं करेगा। चुपचाप चलोगी या फिर जबरदस्ती घसीट कर ले जाना पड़ेगा, राजा ने कड़क लहजे में कहा। परमू और काली की
कोई भी चाल अब काम नहीं आई। पुलिस ने उन्हें पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और अपने साथ ले गई। घर में सब लोग बाहर गए हुए थे। अभी सिर्फ अकेली थी। कॉलेज की छुट्टी होने के कारण कहीं जा नहीं पाई और घर में ही थी। अपने कमरे को व्यवस्थित करने के लिए सब कुछ साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक उसके चेहरे पर बिजली सी चमकी और वो जल्दी से एक साड़ी लेकर वॉशरूम में चली गई। उधर ऑफिस में आदि तेजी से काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और उस पार की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने कंप्यूटर पर रिसेप्शन की सीसीटीवी ऑन की और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गई। आकाशी रंग की सिल्क साड़ी पहनी हुई, हाथ में टिफ़िन बॉक्स लिए अभी रिसेप्शन पर खड़ी थी। उसे देखकर आदि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत फ़ोन पर अभी को अंदर आने के लिए कहा और अपनी सीट पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। जब तक शादी के बाद से अभी एक बार भी ऑफिस नहीं आई थी। जब भी आदि ने उसे बुलाया तो उसने मना कर दिया। जब मुझे मन करेगा तब आऊँगी। तब सही से काम कर रहे हो या फिर लड़कियों पर लाइन मार रहे हो यह देखने के लिए। इसलिए मैं कब आऊँगी ये कोई नहीं जानता, इसलिए जाओ और सही से काम करो। इस तरह से मना करने वाली अभी आज अचानक आई थी, वो भी खाना लेकर। ये देखकर आदि हैरान था। एक्सक्यूज मी सर। अभी ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आने की इजाज़त मांगी। आदि ने हल्का सा गुस्सा दबाकर कहा, हाँ आओ। आदि की गहरी आवाज़ सुनते ही अभी एक पल के लिए ठहर गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और सामने कुर्सी पर बैठे अपने पति को देखती रह गई। कोट सूट में बैठा आदि एकदम अलग लग रहा था। अभी के चेहरे पर गर्व की चमक थी। सर बहुत बिजी है क्या? डिस्टर्ब कर दिया शायद? बाहर तो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। आदि ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सर कितना भी बिजी हो, मैडम के लिए हमेशा फ्री ही रहते हैं। बाहर वालों को बोल दो कि चाय कॉफ़ी पीकर थोड़ा ब्रेक ले ले। तुम बिना कुछ सोचे बैठो। उसने रिसेप्शन पर कॉल किया और वहाँ खड़े लोगों को संभालने को कहा। अभी उसे देखती रही, उसकी हर हरकत को निहारती रही। मैडम ऐसे घूर घूर कर देखोगी तो मैं क्या करूँगा? आदि ने शरारती अंदाज में कहा। तुम कुछ मत करो, ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें ऐसे देखती रहूँगी। अभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सच बताओ इतनी दूर ऑफिस आने का क्या खास कारण है, और वो भी साड़ी पहनकर और खाना लेकर? मैंने कहा था ना जब मेरा मन करेगा तब आऊँगी और देखूँगी कि तुम सही से काम कर रहे हो या नहीं। अभी ने शरारती अंदाज में कहा। ओहो तो देख लिया, अब क्या सोच रही हो? देख लिया, सही से काम कर रहे हो। अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। आदि उसकी खूबसूरती में खो गया। इतना खूबसूरत लग रही हो, पास आओ। अभी ने नज़दीक आकर टिफ़िन बॉक्स मेज़ पर रखा और कहा, पहले ये खोलो फिर बात करते हैं। आदि ने बॉक्स खोला। पहले खाने में केसरिया हलवा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अरे अचानक से मीठा और इतना सारा घी भी। तुम खाओगी तो पता चलेगा, आगे और भी है। अभी ने शरारती अंदाज में कहा। जब उसने अगला बॉक्स खोला तो उसमें एक सफ़ेद प्लास्टिक स्टिक पड़ी थी। आदि ने उसे देखा और कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने उस पर 2 लाइनें देखी और पास में एक छोटा सा कागज़ था जिस पर लिखा था, मैं आ गई हूँ पापा। आदि की आंखें भर आई। उसने धीरे से अभी की ओर देखा। अभी दीवार से टिकी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। अभी ये सच है? आदि ने कांपती आवाज़ में पूछा। अभी ने धीरे से सर हिलाया और अपनी साड़ी को थोड़ा हटाकर अपना पेट दिखाया। आदि की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से अभी को गले से लगा लिया और उसके माथे पर प्यार से किस किया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसका प्यार अब एक नई पहचान लेने वाला था। अरे ये खबर पहले क्यों नहीं दी? सोचा तुम्हें सबसे पहले बताऊं। अब हॉस्पिटल में चेकअप के बाद घर वालों को बताएंगे। अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मेरी पगली, अब तुम और मेरा बच्चा सबसे अहम हो। कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए तुम ही सबसे ज़रूरी हो। आदि ने अभी को उठाया और ऑफिस के सभी लोग देख रहे थे लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अभी को गोद में उठाए। वह प्यार से कहा, अब हम 3 हैं मेरी जान। कार से उतरकर अनु के साथ घर की ओर बढ़े अक्षय ने धीरे से उसे बाहों में लिया। इतनी जल्दी क्यों बुलाया?
अनु ने हैरान होकर पूछा। मुझे भी नहीं पता, अंदर चलेंगे तो समझ आएगा। चलो देखते हैं। अक्षय ने अनु को धीरे से साथ लिया। हॉल के बीचों बीच सोफे पर पैर रखे गहरी सोच में बैठा आदि उसके पास ही सर झुकाए बैठी थी। अभी क्या हुआ? मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अक्षय ने पूछा। बैठो, सबके आ जाने के बाद बताऊंगा, कहते हुए आदि ने अपना फ़ोन देखना शुरू किया। अनु ने अभी को देखा जो अपने चेहरे को किताबों में छुपाए बैठी थी। दोनों को देखकर अक्षय और अनु ने गहरी सांस ली। दोनों भी एक कोने में बैठ गए। दोनों की नज़रें उसी पर टिकी थी, लेकिन आदि और अभी का ध्यान उन पर नहीं था। थोड़ी देर में दादी भी आ गए। उन्हें भी आदि ने वही कहा और किसी से कुछ नहीं कहा। अक्षय ने तुरंत उठकर उन्हें पास बिठाया। उनके साथ ही धीरे धीरे बाकी परिवार के सदस्य आ गए। सबके आ जाने के बाद अक्षय ने पूछा, अब तो सब आ गए हैं, बताओ इतनी जल्दी क्यों बुलाया और इतना इंतज़ार क्यों करवाया? आदि ने धीरे से खड़ा हुआ, पीछे हाथ बांधे और अभी भी सर झुकाए खड़ी हो गई। सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। आदि ने कहना शुरू किया, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया क्योंकि अब से माँ और दादी को काम पर जाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग चाहे किसी और को अपने पोस्ट पर रख सकती हैं, मैं मदद कर दूंगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये अचानक आदि को क्या हो गया। तभी दादी ने कहा, आदि क्या हुआ बेटा, अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही कि क्योंकि अब घर में आपकी 2 बहुएं हैं और अब 2 और पोते पोतियां भी आने वाली है, इसलिए मैंने ये कहा। अब और कोई कारण नहीं है। आदि ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। सबको थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन धीरे धीरे सबकी समझ में आने लगी। दादी मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था ना, मेरा पोता कभी गलत नहीं करेगा, हम अपने पोते पोतियों का ध्यान रखेंगे। लेकिन तभी आदि ने एक और बात कही, अभी अनु की डिलीवरी में तो 2 महीने बाकी हैं, लेकिन दूसरी खुशखबरी के लिए हमें 8 महीने का इंतज़ार करना होगा। ये सुनकर सबकी नज़रें अभी पर टिक गई। अभी शर्म से सर झुकाए खड़ी थी। अनु चौंक कर बोली, अरे मतलब अभी माँ बनने वाली है? आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अभी डॉक्टर से कंफर्म करके आए हैं। सभी की आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबने आदि को बधाई दी और अभी को गले से लगा लिया। गंगा ने खुशी के आंसू पोंछते हुए अभी के माथे को चूम लिया। सब खुश थे, हंस रहे थे। आदि भी खुद को बच्चा सा महसूस कर रहा था, लेकिन अब वह पापा बनने वाला था। घर में खुशी का माहौल था। हॉल में सब लोग बैठे हंसी मजाक के बातें कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे और मज़े ले रहे थे। यह खुशखबरी राजा, कयाल, कौशल के परिवार, अभी के दोस्तों को भी दी गई। गंगा ने अपने पिता को भी बुला लिया और उन्होंने तुरंत आने का वादा किया। अभी ने यह खबर अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी। उसे यह बात कहने में झिझक हो रही थी। अनु ने मजाक में कहा, प्रेग्नेंट होने में शर्म नहीं आई, लेकिन बताने में शर्म आ रही है। यह सुनते ही अभी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह सब एक कोने में खड़े देख रहे। आदि को उसकी बातें तो पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन अभी का लाल चेहरा देखकर उसके मन में उसे गले लगाने की इच्छा जाग गई। आदि इस खुशखबरी के बाद ही अभी से अकेले में मिलने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन आसपास के लोग उन्हें अकेला छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब लोग अभी को घेर कर मजाक और छेड़छाड़ कर रहे थे। यह देखकर आदि को खुशी तो हो रही थी, लेकिन साथ ही थोड़ा अधूरापन भी महसूस हो रहा था। वो अभी से अकेले में बात नहीं कर पा रहा था। आदि की यह अधूरी चाहत अभी भी महसूस कर रही थी। उसे भी अकेले में अपने पति से मिलने की इच्छा थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए चुपचाप बनी रही। उसी वक्त हाथ में जूस लेकर अक्षय वहाँ आया। उसने एक गिलास अनु को दिया और दूसरा अभी को। अभी ने उसे शक भरी नज़रों से देखा और फिर जूस लिया। क्या मुझे इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों मिल रही है? अभी ने मजाक में पूछा। यह सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये ध्यान तो तब तक रहेगा जब तक तुम हमारी बेटी को सही सलामत जन्म न दे देती। सब हमारी बेटी के लिए है। अक्षय ने हंसते हुए कहा, क्या बेटी? अभी तो कंफर्म करके आए हैं और तुमने अभी से तय कर लिया कि बेटी होगी? अभी ने चौंकते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? जब तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो कि अनु के पेट में लड़का है, तो मैं क्यों ना मानूं कि तुम्हारे पेट में लड़की है। देख लेना, हमारी बेटी ही आएंगी।
क्यों भाई, सही कहा ना मैंने? अक्षय ने आदि की ओर देखकर कहा। हाँ बिल्कुल, इन्होंने तो मान लिया कि अनु के पेट में लड़का है। अब हमारी बेटी को कैसे संभालते हैं ये देख लेना, तब तक इनकी जलन देखने लायक होगी। आदि ने मजाक में कहा। अरे ज़्यादा मत उड़ो, अगर ये भी लड़का हुआ तो फिर? अनु ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, ये तो लड़की ही होंगी। अक्षय ने जोर देकर कहा। इतना यकीन कैसे है तुम्हें? अभी ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे तुम्हें यकीन है कि अनु के पेट में लड़का है, वैसे भी मुझे यकीन है कि तुम्हारे पेट में लड़की है। अक्षय ने मजाक में कहा। अरे बस करो, अभी से ऐसी बातें मत करो, बच्चे पर बुरी नज़र लग जाएगी। चुप रहो, दादी ने हल्के से डांटते हुए कहा। उसी समय अभी को पुकारते हुए राजा अंदर आया। उसे देखते ही अभी खड़ी हो गई। राजा अपनी बहन के पास गया, उसे गले लगा लिया और माथे पर प्यार से किस किया। यह देखकर अनु को भी गले लगाया और उसे भी प्यार से चूमा। पहली बार अनु ने भी अपने भाई को गले लगाकर उसके प्यार को महसूस किया। अरे बस करो तुम लोग, यह सब प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा, अक्षय ने मजाक में कहा। हाँ प्लीज़ थोड़ा रुको। यह सुनकर दोनों लड़कियां अलग हटकर खड़ी हो गई। क्या यार, तुमसे हमारा प्यार देखा नहीं जा रहा, राजा ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर दोनों लड़के हंस पड़े, जबकि लड़कियों के गाल शर्म से लाल हो गए। बस करो यार, बधाई हो, कहते हुए राजा ने आदि को गले से लगा लिया। फिर राजा सोफे पर बैठ गया और उनकी दोनों बहनें उनकी दोनों तरफ बैठ गईं। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा, मेरे लिए तू तो अभी एक छोटी सी गुड़िया है और अब तू माँ बनने वाली है। समय कितनी तेजी से बीत गया ना, राजा ने भावुक होकर कहा। हाँ भाई, कहते हुए अनु उसके कंधे पर सर रखकर बैठ गई। कुछ देर बाद अनु ने शरारती अंदाज में कहा। अच्छा, इस खुशी में मेरे लिए जो लाए थे वो देना भूल गए क्या? अरे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, अगर भूलता तो क्या मेरी अभी मुझे छोड़ती? राजा ने हंसते हुए कहा। अरे, और दो बड़े चॉकलेट निकाल कर अभी और अनु को दे दिए। फिर एक छोटा सा चॉकलेट भी निकाला और अभी की ओर बढ़ाते हुए कहा। यह तुम्हारे छोटी बेबी के लिए। अभी उसे घूर कर देखने लगी। इसे देखकर राजा ने पूछा। क्या देख रही हो? अरे आमतौर पर जब मैं 2 चॉकलेट मांगती हूँ तो तुम कभी नहीं देते, आज खुद से खरीद कर लाए हो। दोनों चॉकलेट तुम्हारे लिए नहीं है, एक बड़ी तुम्हारे लिए और छोटी वाली गुड़िया के लिए। गुड़िया, तुमने भी तय कर लिया कि बेटी होगी? अभी तो ये दोनों ही कह रहे थे कि बेटी होगी और इस पर बहस भी कर रहे थे, और तुम भी कह रहे हो। क्या करूँ, मुझे अपनी छोटी अभी को फिर से देखना है। जब तू छोटी थी तो छोटे छोटे जोड़े बनाकर स्कूल जाती थी। स्कूल के गेट पर खड़ी होकर मुझे ऐसे देखती थी जैसे कब आऊँगा और चॉकलेट दूंगा। मैं भी कई बार तुझसे ठीक से बात नहीं कर पाता था, घर के डर से तुझे नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन आज उस हर बात को याद करके अफसोस होता है। अगर तुम्हारी बेटी हुई तो ये सब अफसोस, यह इंतज़ार सब दूर हो जाएगा। मैं तुझे जैसे प्यार से दुलारना चाहता था वैसे ही अपनी गुड़िया को पालूंगा, इसलिए चाहता हूँ कि तेरी बेटी हो। राजा ने अपनी आंखों में हल्की सी नमी के साथ कहा। यह सुनकर अभी हंसते हुए बोली। अच्छा बाबा, आप सबकी इतनी चाहत है तो बेटी ही होगी, लेकिन सुन लो, बेटी के बाद अगर मुझे सबने नज़रअंदाज किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखना ये बात। यह सुनकर सब हंसने लगे। अच्छा राजा, तुम तो आ गए, पर कयाल कहाँ है? किसी ने पूछा। अरे वो अपने गांव गई है, राजा ने जवाब दिया। मैं भी पूछने वाली थी, मैंने सुबह से उसे फ़ोन करके ये खुशखबरी भी बताई। बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे साथ आ नहीं सकती। मैं इस वक्त गांव में हूँ, वापस आकर तुमसे मिलूंगी, कयाल ने कहा। राजा ने थोड़ी आश्चर्य से पूछा। मुझसे बिना बताए इतनी जल्दी वहाँ क्यों गई हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ, परेशानी तो बस मुझे ही क्यों मिलती है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। अरे क्या हुआ राजा? सब उन लोगों की वजह से है जिन्होंने मुझे पैदा किया है। क्या मतलब? वो लोग तो जेल में है ना? जेल जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक और मुसीबत छोड़ गए हैं। क्या बोल रहे हो राजा? साफ साफ बताओ। तुम्हें पता है, यहाँ से तुम्हारे घर से जाने के बाद पति पत्नी यानी मेरे माँ बाप कहाँ गए थे? कहाँ? कयाल के घर। वहाँ क्यों? मेरे और कयाल के रिश्ते की बात करने और सहमति लेने के लिए। इसमें उन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? कयाल किसी बड़े नेता की बेटी है, अगर मेरा और इसका रिश्ता हो जाता
तो उन्हें बहुत पैसा मिलता। उसी लालच में उन्होंने उस दिन कयाल और मेरे रिश्ते के लिए ड्रामा किया था। अब जब तुम लोगों ने उन्हें यहाँ से निकाल दिया तो उन्हें डर है कि उनकी आराम की ज़िंदगी छिन जाएगी, इसलिए वे सीधे कयाल के घर चले गए एक और सुविधा खोजने के लिए। अरे फिर क्या, जब वहाँ पहुँचे तो कयाल के पापा घर पर नहीं थे, हमेशा की तरह किसी पार्टी की मीटिंग में गए हुए थे। बस उसकी माँ घर पर थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या बातें बिगड़ गई। ये लोग मेरे और कयाल के प्यार की बातें करने के बजाय कयाल की प्रॉपर्टी में हिस्से की बात करने लगे। उस माँ ने भी साफ कह दिया कि कयाल का इस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। जब उन्हें समझ नहीं आया तो दोनों में बहस शुरू हो गई। आखिर में उस घर के चौकीदार ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। तो क्या कयाल इसलिए वहाँ गई थी? अभी ने संदेह से पूछा। नहीं, कयाल के पापा मुझसे मिलने आए थे और लंबी बातचीत की। सारी गड़बड़ उसकी माँ ने की है। ये सब जानने के बाद ही कयाल वहाँ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है, इसलिए उसने बिना मुझे बताए जाने का फैसला कर लिया। उस बड़े से घर का दरवाज़ा खोलकर कयाल गुस्से में अंदर आई। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उसके गुस्से को देखकर सभी को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए सब डरकर एक तरफ हो गए। हॉल में थंगराज अखबार पढ़ रहे थे और सामने उसकी दूसरी पत्नी फ़ोन पर कुछ देख रही थी। कयाल ने सीधे जाकर पास रखी टेबल पर लात मारी, जिससे उस पर रखा कांच का बर्तन टूट गया। उस आवाज़ से दोनों ने चौंक कर देखा। थंगराज ने कहा, कयाल बेटा, ये क्या कर रही हो? इससे पहले कि वो कुछ और बोलते उसकी दूसरी पत्नी बोली, अरे अक्ल है या नहीं, आते ही तोड़ दिया। इसकी कीमत पता है तुम्हें? बस यही ना, तुम्हें किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। हमेशा पैसे पैसे की बातें करती रहती हो। 24 घंटे तुम्हारा दिमाग सिर्फ पैसे में ही उलझा रहता है और इसी से तुम अपना घर चलाते हो। पहली बार कयाल ने इतनी कड़ी आवाज़ में सीधा विरोध किया। अब तक कयाल अपनी माँ की बातों को सुनकर अपने पिता से शिकायत करती थी, लेकिन जब देखा कि उसके पिता कभी उसका साथ नहीं देते तो उसने विरोध करना छोड़ दिया। उसकी माँ इसे कयाल का डर मानती थी, लेकिन कयाल ने इसे नज़रअंदाज करने का तरीका बना लिया था। आज जब कयाल इतने गुस्से में थी, उसकी माँ को बुरा लगा। क्या रे, आजकल बहुत अकड़ आ गई है तुम में। हाँ, वो अकड़ आपने ही दी है। आपके पैसे से ही तो पली बढ़ी हूँ ना। लेकिन मुझे क्या, आपने दूसरों के पैसे पर ऐश करने वाला समझ लिया। मैं अपनी मेहनत से जी रही हूँ। अरे जैसे तूने खुद पढ़ाई की है, स्कॉलरशिप पर पढ़ती है, जो किसी और की दी हुई भीख है, और उस भीख पर पलने वाली तुझ में इतना घमंड आ गया। देख, मेरे बेटे को अमेरिका में पढ़ रहा है। सोच, मुझे कितना गर्व होना चाहिए। माँ ने कयाल को ताना मारा। हाँ, मैंने स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की है, लेकिन वो भीख नहीं है, वो टैलेंट को मिलती है। सड़क पर चलते हुए हर किसी को नहीं। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ, किसी से हाथ नहीं फैलाया। तुम्हारा बेटा तो 10वीं और 12वीं में फेल हो गया है। कॉलेज की सीट भी पैसे से खरीदी गई है। अमेरिका में भी पढ़ाई के नाम पर घूमता फिरता है और लाखों रुपए बर्बाद करता है। मुझे सब पता है, और तुम मेरी पढ़ाई का सवाल उठा रही हो। कयाल की बातों से माँ को चुप्पी साधनी पड़ी। मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। मुझे थंगराज से बात करनी है। उनसे बात क्या करोगी? तुम्हें उससे क्या वो बात नहीं करेंगे? तुम्हारे बदले अब हर कोई यही बोलेगा क्या? तुम अपना चुनाव प्रचार संभालो, मैं अपने पिता से बात करूँगी। कयाल ने नकल उतारते हुए कहा। अरे चुप हो जा, चुप रहो। ये मेरे और मेरे पापा के बीच की बात है, बीच में मत आओ। कयाल बेटा, क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों हो? थंगराज ने पूछा। आपने मेरे राजा से क्या कहा? ओह, तो उस भिखारी के लिए यहाँ आकर बात कर रही हो? यह सुनते ही कयाल ने अपना आपा खो दिया और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस पल की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसे कितनी भी बेइज्जती क्यों न झेलनी पड़ी हो, उसने कभी अपना गुस्सा नहीं दिखाया था, लेकिन आज अपने प्यार के खिलाफ एक शब्द भी सुनते ही वह भड़क उठी। किसे भिखारी कह रही हो? असली भिखारी तो तुम हो। जब पहली बार इस घर में आई थी तब तुम्हारे पास क्या था? राजनीति के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उसका पैसा हड़प कर तुम यहाँ ऐश कर रही हो, और तुम मेरे राजा के बारे में बातें कर रही हो। तुम्हें क्या पता उसके बारे में? तुम और तुम्हारा पति जाकर उससे बात कर आए हो, सब पता है मुझे। देखो, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। जब से इस घर में आई हूँ तुम मुझे नफरत करती हो,
लेकिन याद रखो, तुम्हारी ज़िंदगी अब तक जैसी तुम्हारी मर्ज़ी से चलती थी आगे वैसे ही चलेगी। ये मत सोचो मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरी माँ के बाद जब तुम इस घर में आई, उसी दिन से मैंने तुम्हें नफ़रत की नज़र से देखा। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ और आगे भी जीऊँगी। मेरा राजा और उनकी माँ वो तुम जैसी पैसों की भूखी औरतें नहीं हैं। यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि ये औरत मेरे राजा और उनकी माँ को बेइज्जत करके गई है। तुम्हें अगर सच में मुझसे प्यार होता तो मेरी राय पूछती, राजा के पैसों की नहीं, इसके चरित्र की पूछताछ करती। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस पैसे की बात करने चले गए। पैसों के लिए ही तुम्हारा राजा मेरी बेटी से बात कर रहा है ना। जितना चाहिए मांग लो, लेकिन उसे छोड़ दो। राजा तुम्हारी तरह मतलबी घटिया इंसान नहीं है। उसने तुम्हें मेरे पैसे की तरह समझा, तभी आज तुम इस घर में हो, वरना तुम्हें पहचानने वाला कोई भी नहीं होता। अपने बेकार बेटे, अपनी राजनीति, अपने पैसों की फिक्र करो। मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मुझे उनके आशीर्वाद चाहिए जो इंसानियत को समझते हैं, तुम्हारे जैसे पैसों के भूखे नहीं। जल्द ही मैं अपने राजा से शादी करूंगी और खुशहाल ज़िंदगी जीऊंगी, लेकिन तुमसे मेरा अब कोई लेना देना नहीं। अब कभी अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। गुड बाय। इतना कहकर कयाल गुस्से में वहाँ से चली गई। आहिस्ता आहिस्ता शर्मा कर अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी, अभी मानो अभी अभी नई नई शादी हुई हो और पहली बार अपने कमरे में जा रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी। क्या नई दुल्हन की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? तुम्हें तो बच्चा भी होने वाला है। उसने खुद से मजाक किया, लेकिन फिर भी उसकी शर्म ने उसे जकड़ रखा था। अब तक सबकी नज़रों में थी वो नीचे। अब जब अपने कमरे की ओर जा रही थी, थोड़ी देर पहले ही आदि अपने कमरे में जा चुका था। शायद यही वजह थी कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसके घर में जो रस्म होती उसे अभी के लिए कल करने का फैसला हुआ। अगर और देर हुई तो अनु की डिलीवरी डेट आ जाएगी और फिर रस्म निभाना मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर कल ही रस्म करने का तय किया गया। साथ ही कल अदिति का जन्मदिन भी था। शादी से पहले का आखिरी जन्मदिन होने के कारण इसे भी साथ मनाने का निश्चय हुआ। लंबी सांस लेकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर झांका, पर आदि कहीं नजर नहीं आया। उसकी नज़रें कमरे में उसे ढूंढने लगी, तभी पीछे से किसी का मजबूत हाथ उसके कमर को हल्का सा छू गया। उसके उस छुअन से ही उसे समझ आ गया कि वो कौन है। आदि के उस स्पर्श से वह बेसुध सी हो गई और आंखें बंद कर खड़ी हो गई। आदि उसके गाल के पास एक प्यारी सी किस की और उसके कान की नोक पर हल्के से काटते हुए पूछा, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ में एक अलग सा खुमार था। उसकी आवाज़ सुनकर अभी और भी शर्मा गई। आदि का मजबूत हाथ उसकी कमर से होते हुए धीरे धीरे उसके पेट पर आ गया, मानो अपने बच्चे को महसूस कर रहा हो। उसने आदि के सीने पर अपना सर टिका दिया और दोनों ने इस खामोशी को आंखें बंद करके महसूस किया। उनके दिलों में एक अजीब सी शांति और बेइंतहा खुशी थी। कितनी देर तक यूं ही खड़े रहे पता नहीं चला। अचानक अभी को खांसी आ गई, जिससे दोनों का ध्यान टूटा। आदि तुरंत पानी लाने दौड़ा और अभी का सर हल्के से थपथपाया। अभी ने पानी पिया और उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, अचानक खांसी आ गई? कोई परेशानी है क्या? हॉस्पिटल चले? आदि ने चिंता जताई। अभी ने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा, अरे वाह, ऐसे कोई हॉस्पिटल जाता है क्या खांसी के लिए? अरे तुम्हारे पेट में बच्चा भी तो है, इसलिए पूछ रहा था, आदि ने कहा। अभी ने फिर से नाराज होकर कहा, देखा, अभी तो आपका बच्चा आया भी नहीं और अभी से उसके लिए इतने फिक्रमंद हो गए। जब बच्चा आ जाएगा तब तो मुझे भूल ही जाओगे। ठीक है, मैं भी अब तुमसे बात नहीं करूँगी। आदि ने उसे नाराज़गी को हंसी में लेते हुए कहा, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम जानती हो ना, तुम्हारी और हमारे बच्चे की सेहत मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अभी ने उसकी ओर देखा। उसकी बात सुनकर अभी ने गुस्से से कहा, जाइए अपनी बेटी से बात कीजिए। अरे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, पर मेरे हाथ पैर में जान नहीं रही। सोचा तुम्हें गोद में उठा लूँ, लेकिन समझ नहीं आया कैसे। थोड़ा ओवर हो गया शायद। आदि ने मासूमियत से कहा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जाइए अपनी बेटी से ही बात कीजिए। जब तक वो नहीं आती तब तक मुझसे बात मत कीजिए। अभी ने गुस्से में चेहरा फेर लिया। वो बेटी तो भी अभी आई है, लेकिन तुम तो पहले से मेरे जीवन में हो। चाहे हमारी बेटी आए
और कितने भी बच्चे हो, तुम ही मेरे जीवन की सबसे अहम हिस्सा हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। ये तुम्हें भी पता है, फिर क्यों ऐसे बच्चे की तरह बर्ताव कर रही हो? मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। इतना कहते हुए उसने अपना कान पकड़ लिया। अभी की नाराज़गी धीरे धीरे पिघलने लगी और वह मुस्कुरा दी। आप कहते हैं मैं बच्ची जैसी हूँ, पर असल में आप ही बच्चे की तरह बर्ताव करते हैं, अभी ने हंसते हुए कहा। आदि ने उसके पास बैठकर उसे अपने कंधे पर सुला लिया। अच्छा ये बताओ, कमरे में आने में इतनी शर्म क्यों आ रही थी? आदि ने पूछा। पता नहीं, जब से ये सब सुना है किसी से नज़रें मिलाना मुश्किल हो गया है, बस बहुत शर्म आ रही है। और तुमने भी नीचे ऐसे देखा था जैसे कुछ खा जाओगे। तुम्हारी नज़रें मुझे कुछ अलग ही एहसास दिला रही थी, इसलिए कमरे में आते समय बहुत झिझक हो रही थी। अभी की बात सुनकर आदि हंस पड़ा और अचानक उसे पास खींचकर उसके होठों को चूम लिया। कुछ पलों के बाद उसने अभी से कहा, आई लव यू। मैं नीचे इसलिए देख रहा था ताकि ये कह सकूं, और देखो अभी से इतनी शर्म आ रही है, जब कल सब आएंगे तो क्या करोगी पता नहीं, इसलिए तो कह रही हूँ कल पूरा दिन तुम मेरे साथ ही रहना। अभी ने उसकी शर्ट का बटन पकड़ते हुए कहा। अरे और क्या, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तुम्हें शर्माते देखना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ज़रा कम शर्माओ, नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, फिर मैं किसी को नहीं देखूँगा। आदि ने शरारती अंदाज में कहा। हद है, ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हें किस करूँगा। तुमने क्या सोचा? आदि ने आंखें मटकाते हुए पूछा। अभी थोड़ा शर्मा गई और बोली, मैंने तो कुछ नहीं सोचा। अच्छा सुनो, कल अदिति का जन्मदिन है, उसके लिए क्या गिफ्ट देंगे? आज ही शॉपिंग करने का सोच रही थी, लेकिन सब प्लान्स बदल गए। तुमने कुछ सोचा है या कुछ लेकर आए हैं? अरे रिलैक्स, अदिति का गिफ्ट तो पहले ही रेडी कर लिया है। सच में? मुझे क्यों नहीं बताया? दिखाओ तो, वो अदिति के लिए बहुत खास गिफ्ट है, कल ही पता चलेगा। अब सो जाओ। आदि ने अभी को प्यार से लिटा दिया। अगले दिन सुबह जब जेल से बाहर निकली परमेश्वरी, उसके साथ काली भी था। दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया था। आज किसी ने उसे जमानत दिलवाई थी। परमेश्वरी सोच रही थी कि राजा ने उसे जेल में डाला। अनु से भी मिन्नतें की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी से मदद मांगा, उसे पसंद नहीं था। फिर ये किसने उसकी जमानत करवाई? वह सोचती हुई चारों तरफ नज़रें दौड़ा रही थी। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो आप लोगों को एक काम करनी है, नेक्स्ट करके कमेंट्स करनी है। इसके बाद हो सके तो जल्दी अपलोड कर दूंगी और आप लोग देख लीजिएगा।